थप्पड़ की गूंज ने हर तरफ सन्नाटा तारी कर दिया था और सिकंदर मुंह पर हाथ रखे गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ की वजह से सामने खड़ी लड़की को सर्द निगाहों से घूर रहा था। वो लड़की अब चौधरी सिकंदर का गिरेबान पकड़े चिल्ला रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चौधरी सिकंदर, मेरी नाजेबा तस्वीर एडिट करवाकर हर जगह लगाने की। जिस पर सिकंदर अपना गिरेबान छुड़वाते हुए बोला था, बहुत शौक है ना मुझ पर इल्ज़ाम लगाने का लड़की, तो फिर तैयार रहो, बहुत जल्द मैं इस बेइज्जती का बदला तुमसे लूँगा। अगले दिन यूनिवर्सिटी से वापसी पर माहम आफ्ताब को अगवा करवाते अपने बेड पर नासिबा हालत में चंद तस्वीरें बनाते हुए वो माहम को अपने साथ निकाह करने पर मजबूर कर चुका था। वो जैसे ही यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई इसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसे लग रहा था सब लोग इसे देख रहे हैं। देखते तो सब पहले भी इसे थे, वो थी ही ऐसी, कोई भी एक बार देखता दोबारा मुड़कर देखना फ़र्ज हो जाता था उस पर, और वो इस बात को जानती थी। बड़ा गरूर था इसे खुद पर, होता भी क्यों ना। माहम मलिक आफ्ताब मलिक की इकलौती बेटी थी। मलिक आफ्ताब इस शहर का जाना माना बिजनेसमैन था। माहम सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई थी, बिन मांगे सब मिला था, मगर आज सबकी नज़रें कुछ अलग थीं और यही बात इसे शायद आज पहली दफ़ा परेशान कर गई थी। वो सर झटकती अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई, मगर यहाँ आकर वो ठटक गई थी क्योंकि इसका नाम सरगोशियों में लिया जा रहा था। सब इसे ऐसी नज़रों से देख रहे थे जैसे वो कोई खलाई मखलूक हो। आखिरकार वो ढूंढती हुई अपनी दोस्त के पास आई थी जो इसके पास ही आ रही थी। नताशा, क्या हुआ है, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं कि पहली दफ़ा देख रहे हैं? क्या तुमने आज मोबाइल नहीं देखा और तुमने मेरी कॉल भी नहीं उठाई? नताशा ने उल्टा इससे पूछा था। क्या क्या मैंने नहीं देखा? बताओ भी, वो बेचैन हुई। तभी ही नताशा ने मोबाइल चला के इसके सामने किया। वो देखकर हैरान रह गई। ये कौन है नताशा? ये मैं नहीं हूँ। किसकी तस्वीरें हैं ये? नताशा, तुम जानती हो मैं नहीं हूँ। क्या है ये सब? वो हवास बाख्ता हुई थी। हाँ, मैं जानती हूँ ये तुम नहीं हो, मगर सब लोग ये देख चुके हैं। पूरे इंटरनेट पर ये तस्वीरें फैल चुकी हैं। किस किस को बताओगी कि ये तुम नहीं हो? और ये क्या किसने होगा? मैं जानती हूँ किसने किया है। वो गुस्से में लाल पीली हो रही थी। कौन? किसकी बात कर रही हो? नताशा ने पूछा था। कुछ नहीं, छोड़ो तुम, मैं जा रही हूँ। वो वापस मुड़ी। रुको माहम, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नताशा इसके साथ जाना चाहती थी क्योंकि वो इस वक्त इसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी। नहीं, तुम रहने दो, मैं अकेली जाऊंगी, अल्लाह हाफिज। वो इसे खुदा हाफिज कहती अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गई थी। इसे एक ही इंसान पर शक था। शक किया, इसे तो यकीन था इसने गाड़ी इसके फार्म हाउस की तरफ मोड़ ली थी। इसे यकीन था ये घटिया हरकत चौधरी सिकंदर के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। चौधरी सिकंदर इसका क्लास फेलो था और चौधरी दिलावर का लाडला सपूत था। मलिक आफ्ताब और चौधरी दिलावर का आपस में याराना बहुत पुराना था, जबकि जितनी इनकी दोस्ती गहरी थी, इनकी औलादों की दुश्मनी भी उतनी ही गहरी थी। माहम आफ्ताब चौधरी सिकंदर को सख्त नापसंद करती थी क्योंकि इसे लगता था कि इसका बाप इसे कुछ ज़्यादा ही अहमियत देता है, जबकि सिकंदर भी माहम को जज करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था और माहम की हालत से महफूज होता था। यही वजह है कि माहम दिन ब दिन इससे ज़्यादा ही चिढ़ने लगी थी, जबकि मलिक आफ्ताब और चौधरी दिलावर अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का इरादा रखते थे। चौधरी दिलावर ने मलिक आफ्ताब से बड़ी शान से माहम का रिश्ता मांगा था। मलिक आफ्ताब तो खुद यही चाहता था कि इसकी माहम चौधरी दिलावर की बहू बने। यही वजह थी कि मलिक आफ्ताब को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ ना था, मगर फिर भी रस्मन उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा था। मलिक आफ्ताब ने इस रिश्ते का जिक्र अपनी बेगम से किया था। इनको तो कोई एतराज़ नहीं था। वो तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी क्योंकि चौधरी सिकंदर एक खूबरू नौजवान था, फर्माबरदार, पढ़ा लिखा चौधरी दिलावर की जायदाद का इकलौता वारिस था। इन्हें माहम के लिए इससे बेहतर और कोई मिल ही नहीं सकता था। मगर जब माहम को पता चला तो इसने तो आसमान सर पर उठा लिया। वो तो चौधरी सिकंदर की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। सारी ज़िंदगी साथ गुजारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसके इनकार पर इसके माँ बाप परेशान हो गए थे और यही वजह थी कि उन्होंने अभी तक चौधरी दिलावर को कोई जवाब नहीं दिया था।
माहम ने सिर्फ माँ बाप के सामने इनकार करने पर इक्तफा नहीं किया था, इसने सिकंदर को फ़ोन करके भी खूब बुरा भला कहा था, जिस पर इस वक्त तो वो खामोश हो गया था। और अब माहम को यही लग रहा था कि सिकंदर ने इससे बदला लेने के लिए इसकी तस्वीरें एडिट करवा के वायरल की हैं और वो इसी बात का हिसाब लेने के लिए इसके फार्म हाउस की जानब जा रही थी। और ये इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि वो इस वक्त इसके फार्म हाउस पर जा रही थी, क्योंकि आज फार्म हाउस पर चौधरी सिकंदर के कुछ दोस्त आए हुए थे। इस बात का माहम को अपने बाप की ज़बानी इल्म था। वो तनफन करती चौधरी सिकंदर के फार्म हाउस में जा पहुंची थी और बिना किसी की परवाह किए जाते ही सिकंदर चौधरी के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया था। थप्पड़ की गूंज ने हर तरफ सन्नाटा तारी कर दिया था। सिकंदर तो हैरान रह गया था माहम की इस जुर्रत पर। वह अब सिकंदर का गिरबान पकड़े चिल्ला रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चौधरी सिकंदर, मेरी नाजेबा तस्वीर एडिट करवाकर हर जगह लगाने की? तुम इतने घटिया निकलोगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारा ये चेहरा मेरे माँ बाप देख लें तो वो तो गम से ही मर जाएंगे। कितनी तारीफ़ें करते हैं वो तुम्हारी, और तुम क्या हो, शर्म आनी चाहिए। मैंने तुमसे शादी से इनकार कर दिया तो तुम मुझे यूं बेइज्जत करके बदला लोगे? और सिकंदर मुंह पर हाथ रखे गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ की वजह से सामने खड़ी लड़की को सर्द निगाहों से घूर रहा था। होश में आओ माहम, क्या बात कर रही हो तुम? ये क्या तरीका है? सिकंदर अपना गिरबान इससे छुड़वाते हुए बोला था, जबकि माहम तो आपे से बाहर हो रही थी। अपनी खूब भड़ास निकालने के बाद वो गाड़ी में बैठकर वहां से जा चुकी थी, जबकि सिकंदर पीछे से आग बगोला हो रहा था। बहुत शौक है ना मुझ पर इल्ज़ाम लगाने का, तो फिर तैयार रहो, बहुत जल्द मैं इस बेइज्जती का बदला तुमसे लूँगा। अपने दोस्तों के सामने इस बेइज्जती पर वो अपने हवास खो चुका था। सिकंदर ने फ़ौरन अपने बंदों को कुछ हदायत दी थी और इसके बंदे इसकी हदायत पर अमल करने के लिए फ़ौरन भागे थे। सिकंदर के फार्म हाउस से निकलकर माहम अपने घर जा रही थी कि रास्ते में 3-4 गाड़ियाँ इसके इर्द गिर्द आकर रुकी थीं। गाड़ियों से 3 निकाबपोश औरतें जबकि 7-8 मर्द एक साथ ही उतरे थे। माहम आफ्ताब के तो पसीने छूट गए थे। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि इसके साथ ये भी हो सकता है। 3 औरतों में से एक निकाबपोश औरत आगे बढ़ी। इसने माहम को बेहोश किया, मिलकर इसे गाड़ी में डाला और गाड़ी भगाकर सिकंदर के फार्म हाउस पर ले गए थे। हालात की नज़ाकत समझते हुए सिकंदर के दोस्त खुद ही वहाँ से चले गए थे, जबकि सिकंदर का बहुत ही अच्छा दोस्त था वलीद, वो वहीं इसके पास ही रुका हुआ था। सिकंदर, तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रहे हो? मेरे ख्याल में तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। प्लीज़ वलीद, इस वक्त मैं कुछ भी सोचना नहीं चाहता। जितना तुम्हें कहा उतना करो, अगर नहीं कर सकते तो बताओ मुझे, मैं खुद कर लेता हूँ। वो उल्टा इस पर ही गुस्सा होने लगा। नहीं नहीं कर रहा हूँ। वलीद फ़ौरन ही मोबाइल पर कोई नंबर मिलाता हुआ दूसरी तरफ चला गया था, क्योंकि इस वक्त सिकंदर कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत खो चुका था और वलीद को तो हर हाल में इसका साथ देना ही था। थोड़ी ही देर में माहम को लेकर वो लोग सिकंदर के फार्म हाउस पर पहुंच चुके थे। सिकंदर ने माहम को अपने बेडरूम में ले जाने को बोला, जबकि एक औरत को इसके पास ही रुकने की हदायत भी की थी। सिकंदर माहम के पास कमरे में आया। इसने मुलाजमा को कुछ हदायत दी थी और खुद कमरे से चला गया, जबकि पीछे मुलाजमा अपने साहब की बात पर हैरत ज़दा थी। थोड़ी देर बाद वो हुक्म के मुताबिक अपना काम मुकम्मल करके सिकंदर को इसका मोबाइल फ़ोन देने चली गई। माहम को जैसे ही होश आया वो कमरे में आया था, वो तो इसे देखते ही इस पर झपटी थी। सिकंदर ने इसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लिए थे। अभी थोड़ी देर में निकाह होने वाला है हम दोनों का, और तुम बिना किसी चूं चुरा के कबूल है बोलो कि मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। वो सर्द लहजे में बोला। अब माहम को सही मानों में हालात की नज़ाकत का इल्म हुआ था। निकाह और तुमसे? कभी भी नहीं, सोचना भी मत, वो चीखी थी। सिकंदर ने बाहर से किसी औरत को आवाज़ दी थी और वह भागकर कमरे में आई थी। ये जो अभी तुमने इसकी तस्वीरें ली हैं ना, वो इसे दिखाओ। सिकंदर ने जेब से अपना मोबाइल निकालकर इस औरत की तरफ बढ़ाया था और वो औरत फ़ौरन तस्वीरें निकालकर माहम को दिखाने लगी, जिस पर माहम के जिस्म से समझो जान निकल गई थी। एक एक करके इसकी तस्वीरें इसके सामने आ रही थीं। वो फटी नज़रों से खुद को देख रही थी। अचानक माहम ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए थे। सिकंदर ने इशारे से मुलाजमा को बाहर जाने को कहा। मुलाजमा ने मोबाइल बंद करके सिकंदर को दे दिया और सिकंदर ने मोबाइल वैसे ही जेब में डाल लिया। अगर तुमने कोई तमाशा किया तो पहले तो तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, ना कि मैंने तुम्हारी तस्वीरें वायरल की हैं।
अब हकीकत में कर दूंगा। और इन तस्वीरों में तो फिर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एडिट हुई हैं और ये तो हकीकी हैं। इसलिए तुम्हारे पास एक ही हल है, अभी खामोशी से मुझसे निकाह कर लो। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद सिकंदर बाहर निकल गया, जबकि पीछे माहम यूं की तू बैठी रह गई थी। थोड़ी देर में एक मुलाजमा आई। इसने बड़ी सी चादर के साथ माहम का चेहरा ढक दिया था। माहम ने बिला चूचरा सिकंदर को कबूल कर लिया था। वलीद सिकंदर के गले मिल रहा था। मुबारक हो मेरे दोस्त, जो तू चाहता था तुझे मिल गया। और सिकंदर की मुस्कुराहट दीदनी थी। निकाह ख्वाह के साथ ही सिकंदर भी कमरे से निकल गया था। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो वापस आया था, जबकि माहम अभी तक इसी हालत में बैठी थी जैसे वो इसे छोड़कर गया था। और सिकंदर को हैरत हुई थी कि वो कोई हंगामा क्यों नहीं कर रही। जिंदा तो होना। सिकंदर ने आगे बढ़कर इसके चेहरे से घूंघट उठाया था। घूंघट उठाने के बाद सिकंदर ने झुककर माहम के माथे पर अपने लब रखे थे। ऐसे ही होता है ना निकाह के बाद। आजकल यूं ही दूल्हा अपनी दुल्हन का घूंघट उठाता है और माथे पर बोसा देता है ना। वो माहम का चेहरा जरा ऊपर को उठाता हुआ बोला था। सिकंदर ऐसे नॉर्मल बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी ही दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मुलाजमा खाना लिए कमरे में आई थी। मुलाजमा ने चुपचाप टेबल पर खाना लगा दिया था। अपना काम मुकम्मल करके मुलाजमा जा चुकी थी, जबकि सिकंदर माहम का हाथ पकड़कर इसे बेड से सोफे पर लाया था। माहम चुपचाप चलती हुई सिकंदर के साथ आई थी। शायद अभी भी वो सदमे में थी, इसीलिए खामोश थी, या फिर ये खामोशी किसी बड़े तूफान की पेशीन गोई थी। मगर जो भी था, सिकंदर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। चलो आओ मिलकर खाना खाते हैं। सिकंदर इसे सोफे पर बिठाता हुआ इसके साथ बराबर में खुद भी बैठ गया। खाने से पहले मुंह तो मीठा करो, हमारा अभी अभी निकाह हुआ है। प्लेट से एक गुलाब जामुन उठाकर इसने माहम के करीब किया। माहम ने खामोशी से छोटा सा निवाला लिया। जिस जगह से माहम ने बाइट ली थी वहीं से सिकंदर ने भी थोड़ा सा गुलाब जामुन खाया था। माहम सिकंदर को ही देख रही थी और इस हरकत पर इसका चेहरा लाल हो गया था। निवाला मुंह में रखते हुए सिकंदर ने माहम को आंख मारी थी, जिस पर सटपटाते हुए माहम ने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। अब वो अपने हाथ से माहम को खाना खिलाने लगा था और माहम चुपचाप खा रही थी, क्योंकि अभी वो मुकम्मल तौर पर सिकंदर के रहमो कर्म पर थी। खाना खत्म होते ही वो उठ खड़ी हुई थी। अब मुझे जाने दो। हाँ ठीक है, चली जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। आज शाम तक मेरे मामा बाबा तुम्हारे घर आएंगे तो रिश्ते के लिए हाँ कर देना। सिकंदर इसके सामने आया था। इनकार की सूरत में वो तस्वीरें तो तुम देख ही चुकी हो। सिकंदर का ड्राइवर माहम को घर छोड़ने आया था। घर आते वो सीधा कमरे में चली गई थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ हो चुका था। कैसे अभी सुबह नॉर्मली उठकर यूनिवर्सिटी गई थी और अब वो माहम आफ्ताब से माहम सिकंदर बन गई थी। वो अपना सर थामकर वहीं सोफे पर गिर गई थी और एकदम से अपना सर पकड़कर वो ज़ोर से चिल्लाई थी। शायद इस तरह वो अपने अंदर का गुस्सा निकाल रही थी। इसने अपना कमरा तहस नहस कर दिया था। फिर कुछ याद आने पर इसने अपना मोबाइल ढूंढना चाहा, जबकि इसका मोबाइल तो गाड़ी में ही रह गया था और गाड़ी सिकंदर के फार्म हाउस पर थी। अभी तक इसने अपनी इंटरनेट पर मौजूद तस्वीरों के बारे में भी कुछ नहीं किया था। अब तक तो वो तस्वीरें सारी दुनिया देख चुकी होगी। एक और टेंशन ने इसे घेरा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इसकी दोस्त नताशा आई थी। नताशा के गले लगकर वो फूट फूट कर रो दी थी, जबकि नताशा ने इसे बताया कि इसकी सारी तस्वीरें मुकम्मल तौर पर हर जगह से हटा दी हैं। वो हैरान थी कि इसने तो अभी किसी से बात नहीं की, फिर किसने करवाई होगी? चौधरी सिकंदर। इसके जहन में यही नाम आया था। तभी ही मुलाजमा कमरे में आई थी। इसके हाथ में माहम का बैग था। माहम बीवी, आपकी गाड़ी की चाबी सिकंदर साहब देकर गए हैं और मुझे ये बैग दिया है, आपको देने को बोला है। मुलाजमा सामान देकर चली गई थी। जब नताशा हैरत ज़दा सी माहम को देख रही थी। माहम, तुम्हारा पर्स और गाड़ी वो क्यों देने आया है? जिस पर माहम ने सारी बात नताशा को बता दी और सारी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। अरे मेरी बन्नो रानी निकाह करवा आई है और मुझे बताया भी नहीं। नताशा ने हंसते हुए माहम की थोड़ी छुई। माहम ने गुस्से से तकिया उठाकर इसके मुंह पर दे मारा था। दफ़ा हो जाओ, मैं इतनी परेशान हूँ। तुम्हें बताया भी इसने मेरे साथ क्या किया और तुम हंस रही हो। हाँ तो तुम्हें किसने कहा था कि शेर की कुछार में हाथ डालो? और सिकंदर भाई क्यों करेंगे ऐसी घटिया हरकत? मुझे तो लगता है वो तुम्हारी तस्वीरें भी उन्होंने ही हटवाई हैं। तुमने बिला वजह इन पर इल्ज़ाम लगाया है, अब भुगतो।
آخر میں وہ پھر سے ہنسنے لگی کیونکہ اسے ماہم کے لیے سکندر بہت پسند تھا، مگر پتہ نہیں ماہم کو کیا تھا جو ہر وقت اس سے چڑتی رہتی تھی۔ گھٹیا حرکت تو اس نے کی ہے، اوپر سے نواب صاحب کہہ رہا ہے کہ رشتے کے لیے ہاں کر دوں۔ میں تو کبھی بھی نہیں کروں گی، بلکہ میں تو بابا کو بتاؤں گی اس کی اس حرکت کا۔ اس کا غصہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں ماہم، تم ایسا کچھ مت کرنا، پاگل ہو؟ اگر اس نے واقعی وہ تصویریں اپلوڈ کر دیں تو پھر کیا کرو گی؟ نتاشا نے اسے منع کیا تھا اور اسی بات کا ماہم کو بھی افسوس تھا۔ تو کیا کروں، اس کے ہاتھ کٹ پتلی بن کر ناچتی رہوں؟ نہیں دیکھو، ابھی تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تم اس کے ساتھ شادی کرو اور شادی کے بعد پھر خوب بدلے لینا اسے۔ نتاشا نے اپنے تئیں اسے بہت اچھا مشورہ دیا تھا اور ماہم کو یہ مشورہ پسند بھی آ گیا تھا۔ ہاں، کہہ تو تم صحیح رہی ہو، چودھری سکندر کی لگامیں ایسے ہی کسی جا سکتی ہیں۔ کیا تم سچ میں اس سے شادی کرو گی؟ نتاشا حیرت زدہ سی سے دیکھ رہی تھی۔ تو اور کیا راستہ بچا ہے میرے پاس؟ جبکہ نتاشا نے تو اسے مذاق میں ایک بات کی تھی۔ اب ماہم اور نتاشا سکندر کی بربادی کی پلاننگ کر رہی تھی۔ ان کی پلاننگ سے سکندر کی آبادی ہوتی ہے یا بربادی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یوں ماہم اور سکندر کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ ماہم کی اس طرح اچانک ہاں کرنے پر اس کے ماں باپ حیران تو ہوئے، مگر وہ خوش بھی بہت تھے، کیونکہ ان کی تو دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ ماہم کی ماں کی خواہش تھی کہ اس کی مایوں کی رسم گھر میں کی جائے، جبکہ باقی سارے فنکشن شادی ہال میں ہونے والے تھے۔ پیلے رنگ کے جوڑے میں مایوں کی دلہن کے روپ میں وہ آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے کے فنکشن کے بعد ماہم کو اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا، جس پر وہ شکر ادا کرتے ہوئے بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹ گئی تھی۔ نتاشا نے اب رخصتی تک اس کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ وہ چینج کرنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی جب کوئی دھپ سے آ کر اس کے بیڈ پر گرا تھا۔ ماہم کو یہی تھا کہ نتاشا ہوگی، مگر سامنے چودھری سکندر کو دیکھ کر چیخ اس کے منہ سے نکلنے والی تھی کہ سکندر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ پورے گھر کو بتاؤ گی؟ وہ کوہنی کے بل ہوتا ہوا اس کے اوپر جھکا تھا۔ ماہم کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ وہ چودھری سکندر کی اس جرأت پر حیران تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا، جبکہ سکندر نے اسے وہیں روک لیا تھا اور ماہم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ سکندر نے اس کے بالوں کی لیٹوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا تھا۔ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی آ جائے گا، چھوڑو مجھے۔ ماہم نے اس سے دور ہونا چاہا تھا۔ کوئی نہیں آئے گا۔ سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اپنے ساتھ لٹا لیا تھا۔ نتاشا باہر کھڑی ہے ہماری پہرہ داری کے لیے، جس پر ماہم کو شدید غصہ آیا تھا اپنی اس گھنی دوست پر، جو اس کی دوست ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ دشمنی نبھا رہی تھی۔ اس کو تو میں بتاؤں گی۔ دل ہی دل میں وہ نتاشا سے مخاطب ہوئی تھی، جبکہ سکندر اس کے حسن میں کھو سا گیا تھا۔ اس کے برابر میں کوہنی کے بل لیٹے ہوئے وہ اس کے ایک ایک نقش کو اپنی نظروں میں قید کر رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر ماہم کے ہاتھوں پر پڑی تھی۔ ارے آج تو میری بیگم نے چوڑیاں بھی پہنی ہوئی ہیں۔ سکندر نے اس کی پیلی چوڑیوں والی کلائی کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ سکندر کو ماہم کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی بہت پسند تھی، مگر اپنی پسند کا اظہار اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ تبھی ہی ماہم نے دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے کو دھکیلا اور خود اٹھ کر اس سے دور ہوئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی چودھری سکندر میرے کمرے تک آنے کی؟ وہ دلہن بنی ہوئی اپنے ہی دولہے پر چیخ رہی تھی، جس پر سکندر اٹھ کر اس کے سامنے آیا تھا۔ یہ جرأت میں ہی کر سکتا ہوں، اور کوئی نہیں، اور صرف کمرے تک ہی نہیں، میں تو تمہارے دل تک آ چکا ہوں۔ اس کے قریب ہوا تھا۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا چودھری سکندر۔ ماہم آفتاب کے دل میں تو کیا، تم تو اس کی زندگی میں کہیں بھی نہیں ہو۔ یہ مت سمجھنا کہ تم نے ماہم آفتاب کو ہرا دیا۔ اصل جنگ اب شروع ہوگی اور اس کے لیے خود کو تیار رکھنا۔ وہ اسے انگلی اٹھاتی ہوئی وارننگ دے رہی تھی، جبکہ سکندر سامنے کھڑا مسلسل مسکرا رہا تھا، جیسے وہ اس پر نہیں کسی اور پر غصہ کر رہی ہو۔ سکندر نے جھک کر اس کی انگلی کو چوم لیا تھا۔ اوکے مسز سکندر، جیسے آپ کا حکم، وہ اس کے سامنے سرخم کرتا ہوا بولا۔ ماہم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی اس کا قتل کر دیتی۔ چلتا ہوں، اور وہ دروازے تک جا کر پھر سے واپس پلٹا تھا، جیسے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ارے اصل کام تو میرا رہ گیا جس کے لیے آیا تھا۔ ماہم کو حیرانی ہوئی۔ کون سا کام؟ اور تبھی وہ اس کے قریب آ کر اس کے گال پر جھکا تھا۔ یہ رہ گیا تھا، اور اس حرکت پر تو ماہم کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی
कैसे वो मुसलसल अपनी ही मनमानियां किए जा रहा था। इसने बेड से तकिया उठाकर इसकी तरफ उछाला था, जबकि सिकंदर तो कब का चला गया था और वह तकिया अंदर आती नताशा के सर पर लगा था। और सिर्फ वो तकिया नहीं, महाम ने सारे तकिए नताशा को मारने शुरू कर दिए थे, जिस पर नताशा मुसलसल हंसे जा रही थी। तुम मेरी दोस्त हो या उसकी? यार वो बहुत ज़्यादा ही इसरार कर रहे थे, अपनी माइयों की दुल्हन को देखना चाहते थे और मुझे इसमें कोई कबाहत नजर नहीं आई। तुम्हें देखने का सबसे ज्यादा हक उनका ही तो है। अच्छा बताओ क्या कह रहे थे? नताशा जल्दी जल्दी अपनी सफाई देने लगी। आखिर में इसे फिर से छिड़ गई थी, जिस पर सिकंदर की वो हरकत याद आते ही माहम का चेहरा सुर्ख पड़ गया था, जबकि नताशा इसके चेहरे के बदलते रंग देखते ही हंस पड़ी थी। लगता है बात कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुकी है। नताशा ने इसे आंख मारी। दफा हो जाओ, मर जाओ, बात मत करना मुझसे। वो वॉशरूम में घुस गई थी। वो दुल्हन बनी चौधरी वला में आ चुकी थी। अब इनका फोटोशूट चल रहा था। सिकंदर की हरकतों से वो अच्छी खासी जच हो चुकी थी। माहम की जबान में सिकंदर आज फुल बेगैरत बना हुआ था, मगर वो कुछ बोल नहीं सकती थी। मजबूरन इसे सिकंदर की हर बात माननी पड़ रही थी, क्योंकि कैमरामैन भी बार बार इसे यही हदायत कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके फ़ोटोशूट ख़त्म हुआ। रस्में मुकम्मल हुई तो नज़रत बेगम ने मुलाजमा को बुलाया कि वो माहम को कमरे तक ले जाने में इनकी मदद करे। कमरे की तरफ जाते हुए माहम ने पूरे सरार नज़रों से सिकंदर को देखा, जैसे इसके अब तक के किए क्या वो भी बदला लेने वाली हो। सिकंदर को फौरन कुछ खटका और वो माहम की तरफ बढ़ा। मुलाजमा को पीछे हटने का कहकर इसने खुद माहम का हाथ पकड़ा और इसका लहंगा संभालता हुआ माँ से मुखातिब हुआ। आप सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेंगी? मैं ले जाता हूँ अपनी बेगम को कमरे में। सास के सामने सिकंदर की इस तरह की गुफ्तगू पर माहम शर्म से पानी पानी हो गई थी। हाँ ठीक है बेटा, ले जाओ, मेरी तो आज कमर भी बहुत दर्द कर रही है। नज़रत बेगम इसे सिकंदर के हवाले करके खुद अपने कमरे में चली गई। कमरा नहायत ही खूबसूरती से सजाया गया था। कमरे की सजावट माहम को बहुत पसंद आई थी। यही वजह थी कि कुछ देर के लिए ही सही, मगर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और ये मुस्कुराहट सिकंदर की नज़रों से छुपी ना रह सकी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुलाजमा सिकंदर के लिए दूध लेकर आई थी। वो दूध रखकर मुड़ने ही वाली थी जब सिकंदर ने मुलाजमा को पुकारा। सुनो रानी जी, भाई ये अपनी भाभी को जरा बेड पर बिठाओ। वैसे ड्रामे तो बड़े देखती हो तुम्हें तो खुद पता होगा मुझसे ज्यादा। वो अपने घर की मुलाजमा से मुखातिब था। रानी बचपन से इनके घर में काम कर रही थी और चौधरी दिलावर के घर में मुलाजमों को घर के अफराद जितनी ही अहमियत दी जाती थी, रानी को वो बिल्कुल अपनी बहनों की जगह ही समझता था। यही वजह थी कि वो इस वक्त रानी से ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई अपनी छोटी बहन से करता हो। जी जी भाई, मैं कर देती हूँ। पहले इसने इसके पैरों से सैंडल उतारी, फिर इसका अच्छे से लहंगा फैला दिया। सिकंदर सीने पर बाजू बांधे महम को गहरी और नर्म नजरों से देख रहा था। घूंघट भी निकालो ना, सिकंदर ने एक और हदायत दी। महम इस नई फरमाइश पर दांत पीस कर रह गई, जबकि मुस्कुराती हुई रानी ने फौरन अमल किया और महम के कंधे पर जो दूसरा दुपट्टा था इसके पल्लू से इस पर घूंघट डाल दिया। चलें भाई, आपका काम हो गया, अब मुझे नेक दें। रानी ने अपना हाथ सिकंदर के सामने फैला दिया। कौन सा नेक? अरे भाई, होता है ना नेक, मुझे दे बस। अच्छा ठीक है, क्या याद करोगी? इसने बटुए से चंद नोट निकालकर रानी को दिए। रानी खुशी खुशी बाहर निकल गई। रानी के जाते ही सिकंदर फौरन बेड पर आया। अरे माशाल्लाह, चश्मे बदूर, मिसेस सिकंदर तो आज पहचानी ही नहीं जा रही, जबकि वो जानता था कि मेहंदी से लेकर अब तक वो इसे काफ़ी जज कर चुका है। माहम ने तो सोचा था कि आंटी के जाने के बाद वह कमरा बंद कर लेगी और सिकंदर बाहर ही आज की रात गुजारेगा, मगर मुझे पता था तुमने आते ही दरवाज़ा बंद कर लेना था, तभी तो साथ ही आ गया। मैं चौधरी सिकंदर हूँ तो मुझे हमेशा खुद से एक कदम आगे पाओगी। वो इसके कान के पास सरगोशी कर रहा था। तभी कुछ याद आने पर वो वहाँ से उठा, साइड टेबल का दराज खोला और वहाँ से एक फाइल और एक बॉक्स निकालकर इसके सामने आ बैठा। सॉरी, तुम्हारी मुंह दिखाई देना तो भूल ही गया। इसने सुर्ख रंग का खूबसूरत बॉक्स खोला, जिसमें से दो खूबसूरत कंगन निकाले। एक एक करके वो इसके दोनों हाथों में कंगन पहना चुका था। फिर इसने फाइल इसके सामने रखी। ये लो, इसमें तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। मगर वो इसकी बात को इग्नोर करती हुई बेड से उतरकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आ चुकी थी। सबसे पहले इसके दिए हुए कंगन उतारे। माहम, बात तो सुनो, क्या हुआ? सिकंदर प्लीज़ इससे आगे एक लफ्ज़ मत बोलना। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस कमरे में रहूं और कल
वलीमे का फंक्शन अच्छे से हो जाए तो अभी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, वो गुस्से से बोली। इस वक्त वो वैसे भी बहुत थक चुकी थी और बस सोना चाहती थी। सिकंदर भी मजीद इसे तंग करने का इरादा तर्क करके फाइल इसके पास रखकर चेंज करने के लिए वॉशरूम में चला गया। कपड़े बदल कर महम सोफे पर जाकर सो गई। वलीमे का फंक्शन बखैरो आफियत हो गया था। इसके बाद महम अपने मायके चली गई। सिकंदर भी साथ ही था। अगले दिन दोपहर के खाने पर चौधरी दिलावर और नुसरत बेगम भी मदऊ थे। खाना बहुत अच्छे माहौल में खाया गया। खाने के बाद सिकंदर लोग वापस घर को निकले, जबकि महम ने बहुत बहाने बनाए वहां रुकने के, मगर माँ के सामने इसकी एक ना चली और इसे ससुराल वापस आना पड़ा। अब वो पूरी प्लानिंग के साथ आई थी। वो चौधरी सिकंदर को नाको चने चुभवाने का इरादा रखती थी। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे जब सिकंदर अपने कमरे में जा चुका था, मगर महम अपने सास ससुर के साथ खुशगपियों में मसरूफ थी। चलो महम बेटा, काफ़ी रात हो गई है, हम भी सोते हैं। तुम ये दूध सिकंदर को दे देना। दूध पिए बगैर सिकंदर को नींद नहीं आती। नुसरत बेगम ने दूध का गिलास महम को पकड़ाया। वो कुछ सोचती हुई वापस किचन में आई। वहाँ से इसने 5-6 चम्मच भरकर गिलास में चीनी डाली और खूब मिक्स किया। फिर अपने कमरे में आ गई। सिकंदर ने जैसे ही दूध पिया इसे तो उल्टी आ गई। या ये कैसा दूध है? क्या मिलाया है तुमने इसमें? सिकंदर को पता था कि यह हरकत इसी की है। मैंने क्या मिलाना था? मुझे तो ये आंटी ने दिया है, जैसे दिया है वैसे ले आई हूँ। इनके सामने ऊपर आई हूँ, नहीं यकीन तो जाके पूछ लो। और वो चुपचाप जाकर सो गई। सिकंदर की ज़िंदगी में कोई एक रात भी ऐसी नहीं आई थी कि वो दूध पिए बगैर सोया हो, और आज इसकी बीवी की बदौलत इसे बगैर दूध पिए ही सोना था, या शायद जागना था। काफ़ी देर तक जब सिकंदर को नींद न आई तो इसे शरारत सूझी। अब दूध पिए बगैर मुझे तो नींद आनी नहीं है, तो क्या ख्याल है मिल के साथ जागा जाए? वो महम के सर से कंबल हटाकर बोला। महम इसकी हरकत पर सटपटा कर रह गई। क्या मुसीबत है? सोने दो मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी, वो गुस्से से चिल्लाई। इस बात पर सिकंदर का कहका गूंजा। किस बात पर शोर मचाओगी? अच्छा, कहोगी क्या सबको? चौधरी सिकंदर तुझे तंग कर रहा है, सब तुझे पागल कहेंगे। वो इस पर हंस रहा था, जबकि वो गुस्से से कंबल दूर फेंकती उस सोफे से उठ खड़ी हुई। बैठे रहो तुम यहाँ, मैं जा रही हूँ बाहर। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम सो जाओ। सिकंदर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो भी आराम से सो गया। तुम लोग घूमने फिरने कब जा रहे हो सिकंदर? नुसरत बेगम ने रात को खाने की टेबल पर बात छिड़ी थी। अम्मी जान, अभी तक कोई इरादा नहीं है, 1-2 महीने तक प्लान करेंगे। क्यों बेटा, यही दिन होते हैं शादी के, शुरू वाले दिनों में सब लोग जाते हैं, आप लोग भी जाओ। नुसरत बेगम इसरार कर रही थी। नहीं आंटी, सारी ज़िंदगी घूमना ही है, अभी मैं आप लोगों के साथ टाइम गुजारना चाहती हूँ। महम ने भी जल्दी से बहाना बनाया था। हाँ अम्मी जान, मैं भी यही चाहता हूँ कि 1-2 महीनों बाद ही जाएंगे। अभी वैसे भी ऑफिस में काफ़ी काम है, वो सब निपटा के फिर थोड़ा लंबे अरसे के लिए मेरा इरादा है जाने का। सिकंदर ने इन्हें मुतमईन करना चाहा। अच्छा ठीक है, चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। और हाँ महम, कल वलीद की तरफ हमारी दावत है तो रात को ही, मगर हमें वहाँ ज़रा जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि भाभी ने काफ़ी इसरार किया है कि हम वक्त से ज़रा पहले जाएं। तो मैंने इनको कल शाम 4 बजे तक आने का बोला है, तुम भी तैयार रहना। सिकंदर ने जानबूझकर सबके सामने वलीद के घर दावत का जिक्र किया था, क्योंकि इसे पता था कि अकेले में कहेगा तो महम मानने वाली नहीं थी। वलीद की बेगम से वो पहले भी मिल चुकी थी। वो काफ़ी अच्छी और मिलनसार लगी थी। निदा से मिलकर महम को बहुत अच्छा लगा था। खाने से फारिग होकर सिकंदर और वलीद कोई टॉक शो देख रहे थे, जबकि निदा और महम बाहर लॉन में आ गई थी। अच्छा और बताओ, हनीमून के लिए क्या प्लान है तुम्हारा? नहीं अभी नहीं जा रहे, सिकंदर कह रहे थे कि 1-2 महीनों तक जाएंगे। अभी वो ज़रा ऑफिस के कामों में मसरूफ़ हैं। हाँ ये भी है, काम भी बड़ा ज़रूरी है। अरे हाँ याद आया, तुम लोग हमें शादी की ट्रीट कब दे रहे हो? भाई मुझे तो ट्रीट तुम्हारे फार्म हाउस पर खानी है, और मुझे बड़ा शौक़ है देखने का। मैंने वलीद से काफ़ी दफ़ा कहा है, मगर वो हमेशा मना कर देता है कि अभी नहीं देखना। कब दिखा रही हो मुझे अपना फार्म हाउस? निदा एक्साइटमेंट में इससे पूछ रही थी। कौन सा फार्म हाउस? जबकि महम के पास तो कोई फार्म हाउस नहीं था। इससे लगा शायद वह सिकंदर के फार्म हाउस की बात कर रही है। अरे क्या मतलब, कौन सा फार्म हाउस? तुम्हारा फार्म हाउस जो तुझे सिकंदर ने मुँह दिखाई में गिफ्ट दिया है। जबकि महम के तो इल्म में ऐसी कोई बात नहीं थी। तभी इसे वह फाइल याद आई जो इस रात सिकंदर ने दी थी, मगर इसने तो खोल कर देखी तक नहीं थी।
हाँ अच्छा वो हाँ, जैसे आप कहें अगले हफ्ते का कोई प्लान कर लेते हैं। वैसे यार महम क्या किस्मत पाई है तुमने, माशाल्लाह मुझे तो ना तुम पर बड़ा रश्क आता है। सिकंदर भाई कैसे दीवाने हैं तुम्हारे। मुझे अक्सर ही वलीद तुम्हारे बारे में सिकंदर भाई की दीवानगी के किस्से सुनाते रहते थे और मैं तो दिल से दुआ करती थी कि तुम दोनों की शादी हो जाए, मगर पता नहीं क्यों तुमने इनकार कर दिया था। क्यों इनकार किया था तुमने। पता है ना सिकंदर भाई तुम्हारे लिए कितने पागल हैं। और पता है अभी तो तुम्हारे रिश्ते की भी बात नहीं हुई थी तब से इसने तुम्हारे लिए मुंह दिखाई का तोहफा यानी फार्म हाउस भी तैयार करवाना शुरू कर दिया था कि वो तुम्हें मुंह दिखाई में देना चाहते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि तुम्हें ऐसे फार्म हाउसेस बड़े पसंद हैं। कौन करता है आजकल इतना, वो भी बीवियों के लिए। निदा मुसलसल बोल रही थी जबकि माहम हैरान होकर इसे सुन रही थी। क्या ये फार्म हाउस पहले से मेरे लिए बनवाया हुआ था। वो सोच में पड़ गई। और हाँ, याद आया तुम्हारे लिए वो शर्जिल की ठुकाई भी तो करवाई थी। निदा अचानक से कुछ याद आने पर बोली, शर्जिल की ठुकाई। माहम को एक और झटका लगा। हाँ, इसने तुम्हारी वो तस्वीरें एडिट करवा कर अपलोड की थी ना। निदा ने आवाज़ नीची करते हुए इसके सर पर बम फोड़ा। तभी ही वलीद और सिकंदर को देखकर निदा बात बदल गई। रात के 2 बजे वो लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से उठे थे, जबकि वलीद और निदा तो अब भी इनको रुकने को कह रहे थे। वापसी पर सिकंदर को महम को चुप चुप सी लगी। इसे लगा कि शायद वो थक गई होगी। थक गई हो। सिकंदर के सवाल पर महम ने इसे देखा, मगर वो इसे नजरें नहीं हटा पाई। मैं तो काफ़ी देर से वलीद से इसरार कर रहा था, मगर वो गधा मुझे वहाँ से उठने ही नहीं दे रहा था। मुझे पता था तुम थक गई हो। वो इसे काफ़ी बातें करता रहा, मगर हमेशा की तरह जवाब इसे आज भी एक नहीं मिला था। महम वैसे ही बेड पर बैठी थी, जबकि सिकंदर चेंज करके वापस आ चुका था। इसे बेड पर बैठा देखकर वो सोफे की तरफ बढ़ा। तुम आज बेड पर ही सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, वो कहते हुए सोफे की तरफ बढ़ने लगा। शर्जील कौन है। सिकंदर महम की बात पर ठटक गया। तुम्हें किसने बताया। जितना पूछा उतना बताओ। शर्जील कौन है, उसने क्या किया है। वो तस्वीरें। बोलते बोलते महम का सांस फूलने लगा। गम और गुस्से की मिलीजुली कैफियत ने इसे निडाहाल कर दिया। वो तो सिकंदर को अपना कसूरवार समझ रही थी। बताओ मुझे सिकंदर, शर्जील कौन है, क्या किया था उसने, तुमने उसे जेल क्यों भेजा। जवाब दो। वह जियानी हो रही थी। क्या हो गया है महम, रिलैक्स बैठो, यहाँ बताता हूँ। सिकंदर ने इसे बिठाया और पानी पिलाया। महम ने एक घूंट लिया और फौरन गिलास रख दिया। मुझे बताओ पहले। अच्छा बताता हूँ। शर्जील तुम्हारा सीनियर। शर्जील मुस्तफ़ा। वह बात काट कर बोली। हाँ शर्जील मुस्तफ़ा। सिकंदर ने तस्दीक की। वो ऐसा क्यों करेगा, इसकी मुझसे क्या दुश्मनी। तुमने शायद 2 साल पहले इसे थप्पड़ मारा था। वो हैरत से मुँह खोले इसे सुन रही थी। मगर वो बात तो 2 साल पहले ही क्लियर हो गई थी ना। 2 साल पहले शर्जील ने इसके साथ बदतमीजी की थी। वो इसकी रैगिंग कर रहा था। महम बदतमीज और खुद सर तो पहले दिन से थी। इसने रखकर इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। ये बात शर्जील कभी नहीं भूला। सासा की तरफ से दबाव की वजह से महम ने मौजरत भी किया और वो इस बात को भूल चुकी थी, मगर वो नहीं भूला था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे लगा था वो सब तुमने किया है। वो शर्मिंदगी से नजरें चुरा गई। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। कभी अपने दिल से पूछो। सिकंदर ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। हाँ किया तो तुमने भी ऐसा ही है। मेरी गंदी तस्वीरें तुमने भी बनवाई थी। कुछ याद आने पर इसने अपने हाथ छुड़वा लिए। इस बात पर चौधरी सिकंदर कहका लगाकर हंस दिया। महम तुम चौधरी सिकंदर को जानती ही नहीं हो। वो तस्वीरें एडिटेड थी। मैं तो तुम पर हवा का गुजर भी बर्दाश्त न करूं। कजा के सिकंदर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। और हाँ महम, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा, ये बात सच है। उस दिन तुमने जो कुछ किया उसके बाद मैं आपे से बाहर हो गया था। मैं जानता हूँ तुमसे ज़बरदस्ती निकाह करके मैंने बुरी तरह तुम्हारी अना मजरूह की है। मैं बहुत पछताया, आज भी शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुस्से में मैं अंधा हो गया था। इसीलिए तो कहते हैं गुस्सा हर बुराई की जड़ है। मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। मुझे महम के वजूद से नहीं, महम की रूह से मोहब्बत है। मैं तुम्हें हासिल नहीं करना चाहता, तुम्हें पाना चाहता हूँ तुम्हारे दिल की रजामंदी के साथ, और मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा अपनी आखिरी सांस तक। वह अपनी बात मुकम्मल करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और महम तो कुछ बोलने के काबिल ही ना रही। क्या सच में वो तस्वीरें एडिटेड थीं। महम ने अपने सर पर चपत लगाई और सिकंदर की बातें सोचकर इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो चेंज करके बेड पर सो गई, जबकि सिकंदर पूरी रात कमरे में नहीं आया। ये बात
सुबह आंख खुलने पर माहम को पता चली। वो हड़बड़ाकर उठी और जैसे ही कमरे से बाहर निकली, देखा कि सिकंदर सामने सोफे पर लेटा हुआ सो रहा था। सिकंदर, सिकंदर उठो, यहाँ क्यों सो रहे हो? चलो कमरे में आओ। वो सिकंदर को बाजू से हिला रही थी। सिकंदर ने मंदी मंदी आंखों से देखा। क्या है, सोने दो। शायद वो नींद में था। उठो, अंदर आकर सो जाओ। वो इस पर झुकी इसे हिला रही थी जब अचानक सिकंदर ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपने ऊपर खींच लिया। माहम की अचानक चीख निकल गई। सिकंदर ने माहम के गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत की और इसके बालों में चेहरा छुपाकर सो गया। माहम बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़वाकर दूर हुई। सोए रहो, इधर ही, जा रही हूँ मैं कमरे में। वो गुस्से से पास पड़ा। कुशन इस पर फेंकते हुए पाँव पटकती कमरे में चली गई। कुशन सीधा सिकंदर के मुंह पर लगा, जिस पर वह हड़बड़ाकर उठा। इसे पता ही नहीं चला कि इसने थोड़ी देर पहले नींद में क्या हरकत की थी। वो फिर से कमरे में जाकर सो गया और अब तो माहम भी इसे झुकाने की जुर्रत नहीं करने वाली थी। 12 बजे के करीब सिकंदर ऑफिस चला गया था, जबकि नाश्ते के बाद माहम कमरे में आ गई थी। वह आज मुसलसल सिकंदर के बारे में ही सोच रही थी और शुक्र अदा कर रही थी कि इसे वक्त पर असल हकीकत मालूम हो गई, वरना न जाने वो क्या कुछ सोचे बैठी थी। कितना तंग किया था इसने सिकंदर को और कितना बुरा भला कहा था। वो अपनी हरकत पर बुरी तरह से शर्मिंदा थी। शर्म करो माहम, जितना बुरा भला तूने बोला उसे वही था जिसने तुम्हारी तस्वीरें सोशल मीडिया से डिलीट करवाई थी और तुम्हारे बाप को एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी से बचाया था। कोई इसके अंदर से बोला था। नहीं, अब सिर्फ अकेले गलती मेरी तो नहीं है, सिकंदर की भी है। उसे मुझे हकीकत बतानी चाहिए थी। वो अपने दफा में बोली। क्या तुमने उसे मौका दिया कुछ बोलने का? क्या तुमने उसे एक बार भी पूछा कि हकीकत क्या है? इसका ज़मीर इसे बुरी तरह से मलामत कर रहा था। हाँ ठीक है, हो गई गलती, अब क्या करूं? उसे गुस्सा आया था। अपनी गलती तस्लीम करो, उसे मनाओ। वो मोहब्बत करता है तुमसे, उसकी मोहब्बत की कदर कर लो। जो मोहब्बत की कदर नहीं करते, ये दुनिया उनकी कदर नहीं करती। उसका ज़मीर उसे आज बुरी तरह से लताड़ रहा था और माहम को समझ नहीं आ रही थी कि वह अब सिकंदर को कैसे मनाए। तभी से एक ख्याल आया। अरे नहीं, ये सब नहीं, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? वो खुद ही शर्मिंदा हो गई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी कि वो अपने इस आइडिया पर अमल करे या ना। मगर जितनी गलतियां वो कर चुकी थी, अब इसे अपनी गलतियां खुद ही सुधारनी थी। इसीलिए वो जल्दी से बाहर आई थी और अपने प्लान के मुताबिक चीज़ें तरतीब देने लगी थी। तकरीबन 11 बजे के करीब सिकंदर ऑफिस से घर आया था। सिकंदर जैसे ही दरवाज़ा खोलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ, इसके कदम वहीं पर थम गए। वह हैरानी से अपने कमरे को देख रहा था। माहम की तरफ से इतनी जल्दी बदलाव की सिकंदर को उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जबकि कमरे की सजावट को देखते हुए सिकंदर को अंदाजा हो गया था कि अल्लाह ने इसके सब्र का अजर इसे दे दिया है। पूरे कमरे को गुलाब की सुर्ख पत्तियों से बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था, जबकि सामने ही एक छोटी सी टेबल पर सुर्ख रंग का हार्ट शेप में केक रखा हुआ था, जिस पर एक छोटा सा सॉरी लिखा हुआ था। पास ही इसे एक फाइल मिली। ये वही फाइल थी जो सिकंदर ने शादी की रात इसे मुंह दिखाई में दी थी, मगर माहम ने इस वक्त इस फाइल को देखना भी गवारा नहीं किया था। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए वो फाइल उठाकर देखी और फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई, क्योंकि इतनी सजावट के बावजूद भी कमरा खाली खाली लग रहा था। न जाने वो खुद कहाँ थी। तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला और सामने ही वो खड़ी थी, सुर्ख रंग की साड़ी ज़ेबतन किए, बालों को खुला छोड़ रखा था, जबकि कानों में बड़े साइज के आवीज़े लटक रहे थे। सिकंदर इसे देखकर महबीत रह गया। जब वो सहज सहज चक्कर चलती हुई सिकंदर के पास आई और इसने अपने दोनों कानों को पकड़ लिया। आई एम सॉरी चौधरी साहब। जिस पर फौरन ही सिकंदर ने इसके दोनों हाथों को पकड़कर इसे अपने करीब खींचा। महम अभी मजीद कुछ बोलने ही वाली थी कि सिकंदर ने इसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर इसे खामोश करवा दिया। नहीं जानम, बिल्कुल भी तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे होंठों से इस तरह के जुमले मैं बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम मेरे सामने झुको या मुआफ़ी मांगो, क्योंकि तुम तो मेरे दिल की मलिका हो और मलिका हमेशा राज करती है, और मुआफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैंने वाकई तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। क्या तुम मुझे दिल से माफ़ कर सकती हो? वो इसके दोनों हाथों को पकड़े इसकी आंखों में झांकते हुए बोला, जिस पर माहम ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और इस करार पर सिकंदर ने इसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। बहुत शुक्रिया जानम, मैं चाहता हूँ हम सब कुछ भुलाकर अपनी नई जिंदगी का आगाज़ करें जिसमें कोई गिला शिकवा ना हो। और माहम भी तो यही चाहती थी। पहले ही वो बहुत गलतियाँ कर चुकी थी, अब वो मज़ीद अपनी कोई गलती दोहराना नहीं चाहती थी। तभी सिकंदर की नज़र केक पर पड़ी। ये केक तुमने मंगवाया है?
महम ने सर हिलाया तो वह हाथ पकड़कर इसे टेबल के करीब ले आया। चलो हम मिलकर काटते हैं। केक काटने के बाद दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। तभी ही महम ने पास पड़ी फाइल उठाई, मेरे लिए फार्म हाउस बनवाया और मुझे दिखाया भी नहीं। वो इसे घूरते हुए बोली, चलो अभी और इसी वक्त मुझे इस फार्म हाउस पर लेकर चलो। अरे भाई, हाँ अभी यार, सुबह चलेंगे ना, अभी बस मेरे पास रहो। वो इसकी गर्दन पर झुका ही था कि महम फौरन इससे दूर हुई। चौधरी साहब, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है और इसी वक्त फार्म हाउस पर लेकर चलो तो ठीक है, वरना फिर वो सोफे पर सोना होगा तुम्हें। महम ने इसे गुस्से से घूरते हुए सोफे की तरफ इशारा किया और आज की रात तो चौधरी सिकंदर सोफे पर बिल्कुल भी सोने वाला नहीं था और ना ही वो इसे सोने की इजाज़त दे सकता था। चलो आओ, वो इसके सामने हार मानता हुआ बोला। आधे घंटे की ड्राइव के चलो आओ, वो इसके सामने हार मानता हुआ बोला। आधे घंटे की ड्राइव के बाद गाड़ी एक बाग के सामने रुकी। 25 एकड़ का बहुत बड़ा बाग था जिसके दरमियान में एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बना हुआ था। बाग के अंदर एक बड़ी सी राहदारी जाती थी। सिकंदर ने गाड़ी इस राहदारी पर मोड़ ली। तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव के बाद फार्म हाउस नजर आ रहा था। महम की खुशी दीदनी थी क्योंकि एक ऐसे फार्म हाउस की इसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। इसने अपने बाबा से काफ़ी दफ़ा एक ऐसा फार्म हाउस बनवाने की ख्वाहिश जाहिर की थी क्योंकि महम को बागात बहुत पसंद थे और वो चाहती थी कि एक बाग के दरमियान में एक छोटा सा फार्म हाउस हो जहां वह कभी कभार छुट्टियां गुजारने जाए, और ये ख्वाहिश चौधरी सिकंदर ने महम की पूरी कर दी थी। थैंक यू सो मच सिकंदर, तुम्हें पता है मुझे ऐसे ही फार्म हाउस का बहुत शौक था और मैं बाबा से कहती भी थी कि मुझे बनवा कर दें। हाँ मुझे पता है, एक दफ़ा अंकल ने बातों बातों में जिक्र किया था और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें ऐसा फार्म हाउस ही गिफ्ट दूंगा। इसकी बात सुनकर महम हैरान रह गई। थैंक यू सो मच सिकंदर, आई लव यू सो मच मिसेस सिकंदर। सिकंदर ने आंख मारी जिस पर महम घूरते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। सिकंदर हंसते हुए बाहर आया और इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर इसके सामने हाथ फैलाया। आइए मिसेस सिकंदर। महम ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ पर अपना हाथ रखा और गाड़ी से उतर आई। वो दोनों ही आज बहुत खुश थे। गलतफहमी की धुंध छट चुकी थी, खुशियां इनकी मुंतज़िर थी ख़त्म सी। तो प्यारे रीडर्स, आप सबको ये नॉवल कैसा लगा? आखिर में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद नए दिलचस्प नॉवल पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।